सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा आंद्रेज प्लेंकोविक। अभी तक क्रोएशिया के यही प्रधानमंत्री थे, फिर से यहाँ पे चुनाव हुए और उसको इन्होंने जीत लिया। मतलब आंद्रेज प्लेंकोविक ये लगातार तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे 2016 से यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और इस बार ये इनका तीसरा कार्यकाल है। अब बात क्रोएशिया की है तो ये रहा मैप में क्रोएशिया। कैपिटल जाग्रेब होती है, करेंसी है यूरो और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? जोरान मिलोनोविक। और आपको क्रोएशिया से याद आएगा एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम और 20वां देश बना था क्रोएशिया। ये पॉइंट भी याद रखना। अब मैं यहाँ पे आपको सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिवाइज कराऊंगा 2024 में जो हमने पढ़े हैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से संबंधित। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो ये शीट कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो मेरे साथ साथ जो नए स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहे हैं तो साथ में बोलने की कोशिश करना। ये सारे अपॉइंटमेंट 2024 वाले ही है, जनवरी से हमने पढ़े हैं। तो देखो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने जॉन स्विनी नाम है। पनामा के प्रेसिडेंट बने जॉस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने पीटर पेलेग्रिनी। इजिप्ट के अभी तीसरी बार प्रेसिडेंट बने थे अब्दुल फतेह अल सीसी। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के प्रेसिडेंट बने बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मॉन्टेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा। हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुलियोग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने और प्रेसिडेंट बने आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नायब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के भी सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्शेसिकेदी इनका नाम है। तो यहाँ पे 2024 के जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थे वो सारे हमने रिवाइज कर लिए हैं अभी अप्रैल तक, जो भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से संबंधित थे। और इसी तरह से बार बार हम रिपीटेशन में लेते रहेंगे इनको जब भी कोई नया अपॉइंटमेंट होगा प्रधानमंत्री किसी देश का या प्रेसिडेंट बनेगा तो, और इसी तरह से ये चीजें आपको याद होंगी। तो चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसका नाम है बुलावा। और यह सफल परीक्षण अभी बोरोई पनडुब्बी से किया गया है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब क्या होता है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर यह अटैक कर सकती है। इसकी रेंज 8300 किलोमीटर की है, तो यह आप ध्यान में रखना। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था अग्नि 5, और इसके अंदर MIRV तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल से आपको याद दिलाऊं, पिछले साल हमने पढ़ा था नॉर्थ कोरिया है ना, उसने ह्वांगसोंग 18 मिसाइल का परीक्षण किया था। वो भी एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया था अभी पाकिस्तान ने, ये भी ध्यान में रखना। चलो आओ मैं आपको रशिया ले चलता हूँ। ये रहा मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी होती है रूबल, और अभी 5वीं बार यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए व्लादिमीर पुतिन और फिर से प्रधानमंत्री बन गए मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की संसद को ड्यूमा कहते हैं। और आपको याद होगा भारत ये रशिया से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैन पैड्स भी कहते हैं, ये खरीद रहा है। भारत खरीद रहा है रशिया से। और अभी कुछ समय पहले हमने रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी खरीदा है, उसको हमने सुदर्शन नाम दिया है, कई बार बताया मैंने आपको। उसके अलावा भी रशिया ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। और अभी रशिया के एक अंतरिक्ष यात्री हैं ओलांग कोनोनेंको, ये न्यूज में थे क्योंकि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री ये बने। और इस साल याद रखना ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है रशिया। और जो रशिया का साइबर बैंक है, इसने किस नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था? गीगा चैट। और ये साइबर बैंक से एक और प्रश्न याद आएगा, इसने भारत में कहाँ पे IT यूनिट स्थापित किया? तो बेंगलुरु में। वैसे रशिया और भारत ने मिलकर के, आपको याद होगा, ब्रह्मोस नाम से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया था। और हमने अभी सबसे पहले किस देश को बेचा है, निर्यात किया है? तो आंसर होगा फिलीपींस। और याद रखना ये जो रशिया है ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप में
और एशिया में। इसी तरह से एक और देश है जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, उसका नाम है तुर्की। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 मई को। हर साल 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV के कारण होता है। और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जो ये HIV है ना, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पे हमला करता है, इसे समय के साथ धीरे धीरे कमजोर कर देता है। फिर छोटी से छोटी बीमारी भी हमें लग जाती है और वो खत्म नहीं होती, बस वो बनी रहती है। इससे हमारा शरीर क्या होता है, बीमारियों का घर बन जाता है। अच्छा, एक एड्स डे भी आपको याद आएगा, वर्ल्ड एड्स डे। वो हर साल 1 दिसंबर को हम मनाते हैं। दोनों अलग अलग याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है जो 18 मई को मनाया, और एक वर्ल्ड एड्स डे होता है वो 1 दिसंबर को होता है। अच्छा, इसके अलावा 2 दिवस मैं आपको और बताऊंगा जो 17 मई को मनाए हैं इस बार हमने। विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसकी थीम भी है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। और इस बार 17 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में भी मनाया। 7 इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। एक्चुअली में ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये दिन 17 मई को आया। अभी चलो मई के मैं आपको सारे डेज रिवाइज कराता हूँ, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हो गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस हो गया और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हो गया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हो गया। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हो गया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे हो गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हो गया और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हो गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हो गया। 16 मई को 3 डे मनाए हमने, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस। और 17 मई को भी 3 डे हमने, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और अभी मैंने आपको बताया विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। और 18 मई को हम, तो ये मई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप में से कोई पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ये सभी प्रश्न का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका क्विज बनाया जाता है डेली, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगा फ्री में। उसके अलावा ये पैनल वाली PDF भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, जिसमें ये जो भी रिटर्न फॉर्म में मैंने यहाँ पे दे रखा है वो रिटर्न फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी स्टैटिक पोर्शन है या जो भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक से ही कीजिएगा, वरना प्ले स्टोर में, क्योंकि अभी पुराना एप्लीकेशन रखा हुआ है तो आप वो कर लेंगे। जिसका ग्रीन कलर का लोगो है ना, वो नया वाला है। बाकी अगर सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में, या आपका कोई भी स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, एक बार प्लीज वहां पे शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिले। बाकी चलो अगला प्रश्न। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो भारतीय शटलर जोड़ी है, शटलर बैडमिंटन प्लेयर को कहते हैं। और कौन सी जोड़ी है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जिन्होंने भी थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यहाँ पे फाइनल में चाइना की जोड़ी को हराया है। अच्छा, इसी जोड़ी ने, आपको याद होगा, इसी साल फ्रेंच ओपन में भी मेंस डबल का खिताब जीता था। और बैडमिंटन से मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में इंडियन वुमेन्स टीम ने गोल्ड जीता था। उसके अलावा याद रखना 2025 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो असम के गुवाहाटी में होगा। अभी हमारे जो एक बैडमिंटन प्लेयर हैं साई प्रणीत, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और इसी तरह से जापान के एक बैडमिंटन प्लेयर हैं केंटो मोमोटा, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो जाएगा कि जो थॉमस कप और जो उबेर कप है, एक तो ये याद रखना थॉमस कप उबेर कप, इनका संबंध किससे है? ऐसा स्टैटिक बनेगा तो बैडमिंटन से। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। इन दोनों को जीत लिया अभी चाइना ने, और हराया किसको? इंडोनेशिया को हराया। तो याद रखना, देखो हमारे लिए बहुत आसान है, दोनों को चाइना ने जीता और दोनों में रनर अप रहा है इंडोनेशिया। अच्छा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी से याद आएगा 2023 में
जो खेल का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद, और जो इस साल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था जिसे आप योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन कहते हो, इसमें मेंस डबल का खिताब तो साउथ कोरिया की जोड़ी ने जीता था, लेकिन रनर अप कौन रहे थे तो वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी रही थी, वहां पे ये रनर अप रहे थे। वैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना होती है 1934 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। अध्यक्ष है हेमंत बिश्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। और बैडमिंटन के कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें, थॉमस कप हमने देखा, उबेर कप देखा, एक सुधीरमन कप भी होता है, रहमतुल्ला कप होता है, नारंग कप होता है, चड्डा कप होता है। और वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है तो कुआलालंपुर मलेशिया में है, जिसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पे स्थापित करने की घोषणा की, तो आंसर होगा पेरिस में। तो अभी टीसीएस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है, कहां पे, पेरिस फ्रांस में। मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र का मतलब हो गया कि जहां जहां पर एआई का इस्तेमाल, एआई का यूज करके मानव की मदद हम कर सकेंगे, तो ऐसे कार्यों के लिए ये सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अब देखो, एआई वाला प्रश्न है, एआई से कई सारे प्रश्न हम लोगों ने पढ़े हैं और अभी मैं आपको सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा जितने भी एआई से संबंधित हमने पढ़े हैं, तो रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। लेकिन उससे पहले फ्रांस के स्टैटिक अगर हम देखें तो इसकी कैपिटल होती है पेरिस, जहां पे इस बार समर ओलंपिक हो रहे हैं 2024 में, जो कि इसका 33वां संस्करण है। और यहाँ पे उद्घाटन समारोह में जरूर याद रखना फ्लैग बियरर कौन है, यानी कि ध्वजवाहक कौन है, शरद कमल है, जिनका संबंध है टेबल टेनिस से। मैक्रोन है। अभी 2024 में रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे और यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री बने हैं, जो यहाँ के सबसे युवा और पहले गे प्रधानमंत्री हैं, गैब्रियल एटेल उनका नाम है, करेंसी यूरो होती ही है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, उसका नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था किसने, इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुआ था, नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। मेटा, जिसे आप पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया, जिसका नाम लामा 2 है। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया, तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया था, किसे काउंटर करने के लिए, ओपन एआई को। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, तो जम्मू कश्मीर ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, इसमें भारत 5वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। ओपन एआई ये अमेरिका की कंपनी, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी लॉन्च किया था। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। उसी तरह से रशिया ने जो एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, रशिया के साइबर बैंक ने, उसका नाम है गीगा चैट। और गूगल ने जो किया था उसका नाम बार्ड है, बाद में इसका नाम बदल के जेमिनी एआई भी किया गया। और एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफरी हिंटन। उसके अलावा एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन ये यूके के ब्लेचले में हुआ था। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया, तो भाषिणी एआई, जो वाराणसी में तमिल संगम का आयोजन हुआ था वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया था, नाम है सुभाष। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था, कृत्रिम, और याद रखना ये भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बन चुका है। उसके अलावा दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में मीका है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए हो जाता है, उस कंपनी का नाम आपको बताना है और इस रोबोट का निर्माण किसने किया था वो आपको बताना है। कम से कम कंपनी का नाम तो बताओ, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, तो इसीलिए इस बार मैंने आपसे पूछ लिया। बाकी किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ। देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क आर्ट पार्क कहाँ पे लॉन्च किया गया, बंगलुरु में। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी नाम से बुक आई थी, इसको विजय खरे और अमित सिन्हा ने लिखा था, इसको लॉन्च किया था हमारे दूसरे नंबर के जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने। और भारत की पहली एआई टीचर नाम है आइरिस। रिलायंस ने अभी हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने बनाया था, कॉग्निशन, अमेरिकी कंपनी है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने साथ में मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बनाने की घोषणा की। एक बुक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इस बुक को लिखा है मधुमिता मुर्गिया ने।
किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और जिनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था गूगल ने। भारत की पहली एआई फिल्म का नाम है इराह। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया? तो सारा नाम से। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम देविका है। और अभी दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन प्रवक्ता लॉन्च की थी यूक्रेन ने, जिसका नाम विक्टोरिया शी है। अच्छा, इसी तरह से इंडिया टुडे की एक न्यूज़ एंकर है, उसने अभी एक अवार्ड जीता था। तो उस न्यूज़ एंकर का नाम पूछ सकते हैं, नाम याद रखना, सना उसका नाम है। तो यहाँ पे एआई से संबंधित लगभग 35 से 40 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं, और हर बार रिवाइज करवाता हूँ ये शीट में आपको अपडेट कर करके। तो अगर डेली आप यहाँ पे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है कि आपको चीज़ें यहीं पे याद करवा दूँ। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रहती है उसके लिए आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास में चलाता हूँ, जिसमें जो पुराने करंट अफेयर्स हो गए हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपको वन लाइनर में रिवीजन करवाता हूँ। तो ये वाली क्लास और आपकी रिवीजन वाली क्लास, तो ये कंप्लीट पैकेज है आपका। यहाँ पे हम नया सीखते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को याद रखते हैं। बाकी क्विज और PDF तो आपको मिलती ही है। चलो फिर अगला। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा जापान ने। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस ही लॉन्च कर दिया गया है, कहाँ पे? जापान में। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 330 फुट से अधिक की दूरी तक 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब एक सेकंड में 100 गीगाबाइट 100 GB का डेटा आप एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आपकी 5G की तुलना में तो 20 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो याद रखना, दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये भी लॉन्च किया है जापान ने। जापान की बात है तो ये रहा मैप में जापान। देखो, कैपिटल होती है टोक्यो, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, और यहाँ के राजा का नाम क्या है? नारुहितो। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। याद रखना, सूर्योदय का देश पूछे, लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो जापान को ही कहते हैं। इसे सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। और मैं पूछूं जापान का सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट फूजी। और अभी जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश भी बन गया है। इसमें जो रोवर गया था उसका नाम स्नाइपर है, जो लैंडर गया था उसका नाम स्लिम है। और जापान के साथ एक स्पेस मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं लुपेक्स नाम से, 2025 में करेंगे। भारत का इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, ये दोनों मिलकर के। लुपेक्स का मतलब होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। आपको याद हो तो अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना था जापान। जापान के साथ हम कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? तो धर्मागार्जन करते हैं, जिमैक्स करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं, सहयोग काजिन करते हैं, एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं जिसमें क्वाड देश होते हैं, भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया। जापान में 4 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और शिकोयू द्वीप। तो जापान से ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने भारत का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी देयता बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा टाटा AIG। तो अभी टाटा AIG ने भारत का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। मतलब जैसे कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, उसी तरह से है ये। इसमें अगर आपके सैटेलाइट ने किसी दूसरे के सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा दिया, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका भुगतान ये करेगा, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। और इस तरह का सैटेलाइट बीमा कवर देने वाली ये पहली भारतीय बीमा कंपनी बन गई है टाटा AIG। टाटा AIG की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2001 में, मुंबई में मुख्यालय है और MD CEO नीलेश गर्ग है। वैसे भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली कौन सी बॉडी है, कौन सी संस्था है? IRDAI है, IRDAI, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ये ज़रूर याद रखना। और इसके चेयरमैन है देबाशीष पांडा। और टाटा से एक और अच्छा प्रश्न आप याद रखना कि अभी ये इसी साल की बात है, शायद अप्रैल की बात है, कि भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया था टाटा ने, जिसका नाम है TSAT-1A। और इसे लॉन्च किया था SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से। तो ध्यान रखना। वैसे स्पेस में 100% FDI को अनुमति दे दी है सरकार ने।
ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अब। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा अभी किसने की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। एक्चुअली में यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी 2 वीजाओं की घोषणा की है, एक गेमिंग वीजा और दूसरा है ब्लू रेजिडेंसी। तो दुबई को गेमिंग का हब बनाने के लिए ये गेमिंग वीजा भी लॉन्च किया गया है। जो फेमस जो गेमर्स होते हैं उनको ये वीजा दिया जाएगा। और जो ब्लू रेजिडेंसी वीजा है इसकी बात करें तो जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन में अपना योगदान देता है, तो उनको ये ब्लू रेजिडेंसी वीजा दिया जाएगा, वो भी 10 सालों के लिए। गोल्डन वीजा भी आपको पता है यूनाइटेड अरब अमीरात से ही संबंधित है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी किसने पहली बार शेंजेन डिजिटल वीजा जारी किया था? शेंजेन क्षेत्र के बारे में मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर दो, अच्छा प्रश्न है। बाकी बात यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में यूएई। देखो यूएई की कैपिटल अबू धाबी होती है और यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय मिल जाएगा। और यूएई के दुबई में आपको मुख्यालय मिलेगा आईसीसी का। करेंसी दिरहम होती है। आपको याद है यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी 2023 में कोप 28 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में ही हुआ था। उसके अलावा अभी जो पहला गल्फ यूथ गेम्स हुआ था वो यूएई में हुआ था, उसमें टॉप पे भी यूएई रहा था। और अभी मोदी जी ने इसी साल अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया था। और अभी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हमने किया था यूएई के साथ में, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। और अभी भारत ने यूएई को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया था। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट ये लगा था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसका नाम है अल दफ्रा। और पिछले साल ये दिसंबर की बात है, अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको जीता था बांग्लादेश ने यूएई को हरा करके। और एक वासिनी लॉरेट्स का नाम याद रखना, ये अल्जीरियाई प्रोफेसर हैं। अभी इनको कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड मिला था, जिसे अरब नोबल के नाम से भी जानते हैं। 2024 में कोप 29 का आयोजन यहीं पे होगा। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की है। इसमें टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की है, जिसमें टॉप पर पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। वे $260 मिलियन की कमाई के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर स्पेनिश गोल्फर हैं जॉन रहम, $218 मिलियन की कमाई के साथ। और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी है, $135 मिलियन की कमाई के साथ। और ये जो इनकी कमाई बताई गई है ये 1 मई 2023 और 1 मई 2024 के बीच की है, मतलब वित्त वर्ष 2024 की। और आपको बता दूं इस लिस्ट में एक भी महिला खिलाड़ी नहीं है। लास्ट ईयर 2023 में सेरेना विलियम्स एकमात्र महिला खिलाड़ी थी इस लिस्ट में, लेकिन पिछले साल उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तक। तो अभी वाली सूची में एक भी महिला खिलाड़ी नहीं है और टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पे कौन है? तो आंसर होगा भारत है। तो अभी एक्सेस नाउ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट। और इसमें बताया कि किस देश में कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ या इंटरनेट बंद करना पड़ा। तो भारत इस लिस्ट में टॉप पर है। भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है और ये विश्व का 42% है। दूसरे नंबर पे म्यांमार है और तीसरे नंबर पे ईरान है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा शटडाउन कहाँ हुआ ये भी बताया गया, मणिपुर में। आपको पता है क्यों हुआ होगा मणिपुर में। उसके बाद पंजाब में। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं हम 7000 लाइक का। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं। तो अभी हम 19 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये कहाँ पे होंगे? ब्राजील में। फिर पूछा इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? 18 मई को। फिर पूछा आकाशवाणी के महानिदेशक बने कौन? मौसमी चक्रवर्ती। फिर पूछा टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? तो 2 हैं। कौन कौन सी? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। टॉप पर नांगयांग टेक्नोलॉजी है जो कि सिंगापुर की है। फिर पूछा अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया कौन सा? वेनेजुएला।
दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा भूटान में। अफ्रीका पाक कला पर पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ पेरिस में। और यूनेस्को के किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई? सुल्ताना का सपना। इसको लिखा किसने? ये भी याद रखना, रोकेया सहकावत हुसैन ने। फिर पूछा सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर बन गए 2 जने, AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। और आखिरी प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र संघ में वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.9%। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा तपेश्वर नाथ धाम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।